हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस फिज़िक्स के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट चैप्टर जो है, अब तक आपने जो पढ़ा वो सब लीनियर मोशन के अंदर पढ़ा था। पिछला जो चैप्टर था वो वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर था। वर्क एनर्जी पावर में आपने वर्क के बारे में पढ़ा, पावर के बारे में डिस्क्राइब किया, एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब किया, एनर्जी के टाइप्स डिस्क्राइब किए। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन का। व्हाट इज मीन बाय द रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन किसे कहेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स about a fixed axis, a fixed point या fixed axis, fixed point or line, then the motion is known as rotational motion. तो देखिए, पिछला जो चैप्टर्स थे या ये कहें पिछली जो यूनिट थी उनमें आपने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन पे है, आफ्टर टाइम टी बी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो ये है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। जैसे पंखा है, आपके घर में फैन आपने देखा होगा, फैन ये आपका एक ऊपर से पाइप लगी होती है और नीचे फैन कुछ इस तरह से रोटेट करता है। ये फैन के पार्ट्स हैं। फैन इस तरह से रोटेट करता है, तो किस पॉइंट के अलोंग? इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जैसे आपका साइकिल का व्हील आपने देखा होगा, ठीक है, व्हील एक्सल के अलोंग, एक्सल होता है, एक्सल के अलोंग रोटेट करता है। तो इस टाइप के जितने भी मोशन है वो सारे मोशन आपके क्या कहलाते हैं? रोटेशनल मोशन। ओके, आज हम रोटेशनल मोशन के अंदर यूज होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले टर्म आती है व्हाट इज मीन बाय द सिस्टम। जैसे बोला जाता है व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम किसे कहेंगे? सिस्टम इसे कहेंगे कि एक ग्रुप ऑफ एवरी लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल, ऑल पार्टिकल्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। ए सिस्टम ऑफ द ग्रुप ऑफ वेरी लार्ज नंबर। जैसे आपके पास कोई भी एक बॉडी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है, तो ये सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? आपका सिस्टम। अब बात आती है इंटरनल फोर्स की। इंटरनल फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स एज द नेम इंडिकेट, द इंटरनल फोर्स आर द फोर्सेज विच एक्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सिस्टम। ये जितने भी पार्टिकल है एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल फोर्स। दो पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दे ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। जैसे इस पार्टिकल ने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इस पार्टिकल ने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो इस टाइप का जो फोर्स है वो आपका क्या कहलाएगा? इंटरनल फोर्स। अगला आता है इसी में एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज मीन बाय द एक्सटर्नल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं। द नेम इंडिकेट एक्सटर्नल फोर्स आर द फोर्स विच आर एक्ट फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। हमने इस पे अप्लाई किया, जैसे कोई भी बॉडी इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स क्या कहलाएगा? आपका जो इसको मोशन के अंदर लेके आता है वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट
ट्रम्प पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास, जिसपे ये पूरी की पूरी चैप्टर जो है वो इस पे डिपेंड करती है। किसे कहेंगे? इन रोटेशनल मोशन द ऑब्जेक्ट इज नॉट point object but large body, we can assume that this large body is composed of a large number of the point of object। रोटेशनल मोशन के अंदर हम किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से कंसिडर नहीं करते, लेकिन क्या कहें कि पूरी की पूरी बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सबका मास अलग अलग है, तो वो पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है किसे कहेंगे? The point where whole mass of a body is supposed to be concentrated is called CM, सेंटर ऑफ मास। इसको हम CM के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे सर्कल का केस है, फॉर एग्जाम्पल सर्कल है आपके पास, तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर के अंदर क्या होगा? जिससे ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जहां इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप के अंदर भी इसी तरह से होता है कि जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास, जहां इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइंगल का एग्जांपल ले तो ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं एक दूसरे को जहां मीट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका सेंटर ऑफ मास, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की क्या क्या प्रॉपर्टी है? इट इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ये वो पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और सेकेंडली इट मे बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी से बाहर भी। इज इट पॉसिबल? क्या सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है। इट इज सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या होगा? आपका सॉलिड स्फीयर सेंटर ऑफ मास लाइज इनसाइड द एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग डज नॉट। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे आपके पास कोई भी रिंग है, ओके, मान लीजिए रिंग है, ठीक है। रिंग के अंदर क्या कहेंगे आप? रिंग का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? रिंग के ऊपर तो सेंटर आप सेंटर ऑफ मास को कुछ इस तरह से समझ सकते हो। जैसे देखिए ये पॉइंट है, मान लीजिए आपका ये पेन है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये पेन बैलेंस हो जाता है अपनी उंगली के ऊपर, ये अगर इसको बैलेंस करके देखते हैं तो जिस पॉइंट पे ये पेन जो है वो बैलेंस हो जाता है, जिस पॉइंट पे ये पेन बैलेंस हो गया, आप इसको करके देख सकते हो। मेरी उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर है, उंगली के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वाली उंगली में, इसलिए तो जिस पॉइंट पे आप इसको रोक दोगे, फुटबॉल के अंदर भी इस तरह से ही होता है। जैसे अगर हम बुक का एग्जाम्पल ले तो बुक को जिस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, आप रोक के देख सकते हो, तो वो जो पॉइंट है उस पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है।
नेक्स्ट है इसका फॉर टू पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास, दो पार्टिकल सिस्टम्स है, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप यहां से मीट कर दें, ठीक है, तो इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है, यानी कि ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसके सेंटर पे ये m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके सेंटर पे। फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम इफ टू मासेस आर इक्वल देन सेंटर ऑफ द मास लाइज इन द मिडल, अगर ये दोनों इक्वल है तो, और यदि जिस डायरेक्शन में, यानी कि ये कहें कि सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा है, अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तो इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, जिधर मास ज्यादा है, जिधर मास ज्यादा है। अगर ये सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। अगर ये दोनों इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 है, तो इन दोनों के सेंटर पे लाई करेगा। और यदि m2 ग्रेटर देन m1 है तो ये सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये कहें कि इफ द मासेस आर नॉट इक्वल देन सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवियर मास। क्या होगा कि मासेस आर नॉट इक्वल, दोनों मास इक्वल नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, जो मास आपका हैवियर है उस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन के बारे में, इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, और सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी किया। ठीक है, अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द एन पार्टिकल सिस्टम के बारे में।